1 जुलाई 2002 की मिडनाइट में दो जहाज सेम हाइट पर बड़ी ही तेजी से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। दोनों ही जहाजों के पायलट्स को कोई आइडिया नहीं है कि कुछ ही सेकंड्स में दोनों ही जहाज आपस में टकराने वाले हैं। यहाँ तक एटीसी में मौजूद कंट्रोलर जो इन दोनों फ्लाइट्स को गाइड कर रहा है, उसे भी कोई आइडिया नहीं है कि ये दोनों ही जहाज एक ही ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। दोनों जहाजों के टकराव को सिर्फ 8 सेकेंड्स ही बचे हैं। तभी पायलट को लेफ्ट साइड से तेजी से आता हुआ जहाज दिखाई देता है। पायलट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि समय अब हाथ से निकल चुका था। क्या अब पायलट कुछ ऐसा कर सकता है जो इन दोनों जहाजों को टकराने से रोका जा सके, या फिर ये इतिहास की भीषण मिड एयर कोलिजन की घटना बनने वाली है। 1 जुलाई साल 2002 बस्किरियन एयरलाइंस की फ्लाइट 2937 रात के 10:48 पर मॉस्को रसिया से उड़ान भरती है। इस फ्लाइट को बार्सिलोना स्पेन में जाना है। इस फ्लाइट पर 69 लोग सवार हैं, जिनमें 60 पैसेंजर और 9 क्रू मेंबर्स हैं। फ्लाइट पर जितने भी यात्री थे उनमें ज्यादातर स्कूल के बच्चे हैं। इनमें ज्यादातर बच्चों के माता पिता रसिया के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं। आप इसे इन बच्चों की बदकिस्मती कहो या नियति कहो कि वो आज इस फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं, क्योंकि असल में ये बच्चे एक दिन पहले ही बार्सिलोना पहुंच गए होते अगर इनका ड्राइवर उस गलत मोड़ को ना लेता। दरअसल इन बच्चों की फ्लाइट एक दिन पहले थी, लेकिन जिस बस में बैठकर ये बच्चे एयरपोर्ट पर आ रहे थे उस बस का ड्राइवर ये भूल जाता है कि उन्हें कौन से एयरपोर्ट पर जाना है, और वो इन सभी बच्चों को एक गलत एयरपोर्ट पर पहुंचा देता है, जिस वजह से इन बच्चों की फ्लाइट मिस हो जाती है। फिर इन्हें एक दिन बाद इस फ्लाइट से ट्रेवल करना पड़ रहा है जिसमें अभी ये बैठे हैं। वैसे तो ये फ्लाइट अनुभवी लोगों के हाथों में है, क्योंकि इस फ्लाइट के कप्तान हैं 52 वर्षीय एलेक्जेंडर मिखाइलोविच ग्रॉस, जिन्हें 12,000 घंटों का फ्लाइट उड़ाने का अनुभव है। फ्लाइट पर फर्स्ट ऑफिसर हैं 40 वर्षीय ओलेग पावलोविच, जिन्हें 8,500 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। सब कुछ सामान्य चलता है। ये सभी लोग इस फ्लाइट का आनंद ले रहे हैं। इन्हें इस बात की कोई भी खबर नहीं है कि एक बहुत बड़ा खतरा इनकी ओर तेजी से आ रहा है। दरअसल इटली के बर्गामो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से DHL फ्लाइट 611 बस्किरियन एयरलाइंस के उड़ान भरने के करीब 2 घंटे बाद उड़ान भरती है। ये एक कार्गो प्लेन था जिसको बेल्जियम के ब्रुसेल्स एयरपोर्ट पर जाना था। ये जहाज भी 2 अनुभवी लोगों के हाथों में था। अपनी उड़ान के दौरान DHL फ्लाइट स्विस फेडरल एयर स्पेस कंट्रोल से बात करती है और ATC से 36,000 फीट की ऊंचाई पर जाने की परमिशन मांगती है। स्विस एयर स्पेस कंट्रोल DHL फ्लाइट को 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने की अनुमति दे देता है और DHL फ्लाइट 36,000 फीट की ऊंचाई पर जाने लगती है। स्विस एयर स्पेस कंट्रोल को एक प्राइवेट कंपनी स्काई गाइड के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था, और उस समय एयर स्पेस को कंट्रोल करने के लिए ATC में कंट्रोलर पीटर नील्सन ही एकमात्र व्यक्ति मौजूद थे जो एक साथ 2 वर्क स्टेशंस को कंट्रोल कर रहे थे। जैसे ही DHL फ्लाइट 36,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचती है, वैसे ही बस्किरियन एयरलाइंस की फ्लाइट जो पहले से ही 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी, वो भी ATC से संपर्क करती है और कंट्रोलर नील्सन को अपनी जानकारी देती है। नील्सन ने बस्किरियन एयरलाइंस को एक्नॉलेज किया, लेकिन वर्कलोड ज्यादा होने के चक्कर में नील्सन ने यह ध्यान नहीं दिया कि दोनों ही फ्लाइट्स सेम ऊंचाई पर उड़ रही हैं, जो एक दूसरे की ओर बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। अगर कुछ नहीं किया गया तो दोनों ही फ्लाइट्स सिर्फ एक ही मिनट में एक दूसरे से टकरा जाएंगी। तभी नील्सन को ध्यान आता है कि दोनों ही फ्लाइट्स सेम ऊंचाई पर उड़ रही हैं, तो वो तुरंत बस्किरियन फ्लाइट से संपर्क करता है और बस्किरियन फ्लाइट की ऊंचाई को कम करने का निर्देश देता है। लेकिन जब तक नील्सन बस्किरियन फ्लाइट को निर्देश देता, उससे पहले ही दोनों ही फ्लाइट्स में लगा TCAS सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और दोनों ही फ्लाइट्स को वार्निंग देने लगता है। दरअसल TCAS को ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम बोला जाता है। ये एक आधुनिक टेक्नोलॉजी है जो 2 जहाजों को हवा में आपस में टकराने से रोकती है। TCAS सिस्टम कुछ इस तरह से काम करता है कि जब कोई जहाज उड़ रहा होता है तो TCAS सिस्टम आसपास के एयर स्पेस को स्कैन करता रहता है। जब 2 जहाज सेम ऊंचाई पर होते हैं तो दोनों जहाजों में लगे TCAS सिस्टम पायलट्स को वार्न करते हैं और ऑटोमेटिकली एक जहाज का TCAS सिस्टम जहाज को ऊपर जाने का इंस्ट्रक्शन देता है और दूसरे जहाज का TCAS सिस्टम जहाज को नीचे जाने का इंस्ट्रक्शन देता है, जिससे दोनों जहाज बिना टकराए एक दूसरे के ऊपर नीचे से गुजर जाते हैं, जिससे होने वाले एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। जब DHL फ्लाइट और बस्किरियन फ्लाइट एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़ रही थी तो TCAS सिस्टम ने बस्किरियन फ्लाइट को ऊपर जाने के निर्देश दिए और DHL फ्लाइट को नीचे जाने के निर्देश दिए। DHL फ्लाइट के पायलट ने तुरंत TCAS
TCAS सिस्टम के निर्देश का पालन करते हुए अपने जहाज की ऊंचाई को कम करना शुरू कर दिया और इसकी जानकारी तुरंत ATC में बैठे कंट्रोलर नीलसन को देनी चाहिए। लेकिन DHL फ्लाइट का पायलट नीलसन से संपर्क नहीं कर पाया क्योंकि उसी समय में नीलसन बस्कीरियन फ्लाइट के साथ बिजी थे। इधर बस्कीरियन फ्लाइट का TCAS सिस्टम पायलट को निर्देश दे रहा था कि जहाज की ऊंचाई को बढ़ाया जाए, लेकिन ATC में बैठे नीलसन ने बस्कीरियन फ्लाइट के पायलट को जहाज को नीचे लाने का निर्देश दिया था। अब बस्कीरियन फ्लाइट के कप्तान के सामने दो विकल्प थे, पहला कि वो TCAS सिस्टम के निर्देश का पालन करे और दूसरा ATC में बैठे नीलसन के निर्देश का पालन करे। वैसे उस समय में TCAS सिस्टम एक नई टेक्नोलॉजी थी, तो ऐसी सिचुएशन में इस पर विश्वास किया जाए या नहीं, इसका फैसला लेना बहुत कठिन था। तो बस्कीरियन के पायलट ने TCAS सिस्टम की वार्निंग को नजरअंदाज करते हुए ATC में बैठे नीलसन पर विश्वास किया और अपने जहाज की ऊंचाई को कम करने लगे। लेकिन ATC में बैठे नीलसन और बस्कीरियन फ्लाइट का कप्तान दोनों ही इस बात से अनजान थे कि DHL फ्लाइट के पायलट ने TCAS सिस्टम के निर्देश को फॉलो करते हुए अपने जहाज की ऊंचाई को कम करना शुरू कर दिया है। अब दोनों ही जहाज अपनी अपनी ऊंचाई को कम करना शुरू कर देते हैं। अगर दोनों ही जहाजों के कप्तान TCAS सिस्टम को फॉलो करते तो शायद इन दोनों जहाजों को टकराने से रोका जा सकता था और अब फिर से दोनों ही जहाज एक ही ऊंचाई पर उड़ रहे थे। यहाँ पर नीलसन से एक और गलती हो चुकी थी। जब बस्कीरियन के कप्तान ने नीलसन से DHL प्लेन की डायरेक्शन पूछी तो नीलसन ने बस्कीरियन के कप्तान को बताया कि DHL फ्लाइट आपके राइट से गुजरेगी, लेकिन असल में DHL प्लेन उनके लेफ्ट साइड से आ रहा था। बस्कीरियन प्लेन के पायलट्स आखिरी पलों तक DHL फ्लाइट को राइट साइड में ही देखते रहे। अब टकराव को सिर्फ 8 सेकेंड ही बचे थे, तभी बस्कीरियन के पायलट्स को अचानक DHL प्लेन लेफ्ट साइड से आता हुआ दिखाई दिया। बस्कीरियन प्लेन के पायलट्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, लेकिन तभी पायलट्स ने जो TCAS सिस्टम बहुत पहले से ही जहाज को ऊपर ले जाने के निर्देश दे रहा था उसका पालन करने की सोची और जहाज को ऊपर की ओर उठाना शुरू कर दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इधर DHL प्लेन में बैठे पायलट्स को भी बस्कीरियन फ्लाइट दिखाई देती है, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। स्थिति अब हाथों से निकल चुकी थी। रात के 11:35 पर जमीन से 34,890 फीट की ऊंचाई पर ये दोनों जहाज 90 डिग्री के एंगल पर आपस में टकरा जाते हैं। और DHL प्लेन में लगा वर्टिकल स्टेबलाइजर बस्कीरियन प्लेन को बीच से चीरते हुए निकल जाता है, जिससे बस्कीरियन प्लेन के परखच्चे उड़ जाते हैं और कई किलोमीटर के दायरे में बस्कीरियन प्लेन का मलबा बिखर जाता है। इधर DHL प्लेन का स्टेबलाइजर टूटने की वजह से वो लड़खड़ाने लगता है और DHL प्लेन के पायलट्स जहाज को कंट्रोल करने का भरपूर प्रयास करते हैं, लेकिन बिना स्टेबलाइजर के जहाज को कंट्रोल कर पाना असंभव सा हो रहा था। दोनों जहाजों के टकराव के बाद DHL प्लेन ने करीब 7 किलोमीटर तक और सरवाइव किया, लेकिन अब DHL के पायलट्स को समझ आ चुका था कि उनके जहाज का भी कुछ वैसा ही हाल होने वाला है जैसा अभी बस्कीरियन एयरलाइंस के साथ हुआ है और देखते ही देखते DHL प्लेन जमीन से टकरा जाता है। ये इतनी भीषण दुर्घटना थी कि दोनों ही जहाजों में कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बच सका। जिन स्कूल के बच्चों को एक दिन पहले ही बार्सिलोना पहुंच जाना चाहिए था, वो सीधे मौत के मुंह में पहुंच गए। वेल, आपको लग रहा होगा कि इन दोनों प्लेन क्रैश की कहानी बस यहीं पर समाप्त हो गई, लेकिन अभी कहानी में ट्विस्ट बाकी है। शायद इस भीषण दुर्घटना को रोका जा सकता था, लेकिन उस दिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गईं कि इन दोनों जहाजों का आपस में टकराना निश्चित ही था। दरअसल उस दिन ATC में नीलसन अकेले कंट्रोलर नहीं थे, बल्कि उनके साथ ड्यूटी पर एक और कंट्रोलर मौजूद था, लेकिन रात का समय होने के कारण वो दूसरे कमरे में सोने चला गया, जो कि स्काई गाइड के नियमों के खिलाफ था। अगर दूसरा कंट्रोलर सोने न जाता तो शायद इस घटना को टाला जा सकता था। दुर्भाग्य से उसी दिन मेन रडार पर मेंटेनेंस का काम चल रहा था, जिस वजह से नीलसन को एक बैकअप रडार सिस्टम के द्वारा एयर स्पेस पर नजर रखनी पड़ी। शायद ऐसा बोल सकते हैं कि अगर उस दिन मेंटेनेंस का काम नहीं चलता तो इन दोनों जहाजों की आपस में टक्कर ना होती, क्योंकि इस मेंटेनेंस की वजह से ही उस दिन एयरपोर्ट पर लगा ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल कोलिजन वार्निंग सिस्टम बंद था। दरअसल अगर उस दिन इस ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल कोलिजन वार्निंग सिस्टम को बंद ना किया जाता तो ये दोनों जहाजों की टक्कर से 2.5 मिनट पहले ही नीलसन को वार्न कर देता, जिससे नीलसन समय रहते कोई फैसला ले पाते।